हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आपके इस चैनल अतुल लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम 2026 में ज़रूर आने वाले हैं। ये आपको कागज़ थोड़ा गंदा लग सकता है, पर इसमें जो टॉपिक्स लिखे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इस कागज़ पे मत जाइए, क्योंकि मैंने इसको बहुत पहले बनाया था इस और इस 2025 में इन सब में से क्वेश्चन ज़रूर आया था। इसलिए आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, और इसको भी आप एक जगह कॉपी पे नोट कर लीजिए, या फिर आप एक कॉपी पे एक पेज पे नोट करके इसको आप दीवार पे चिपका लीजिए। मैंने भी इस दीवार पे चिपकाया था, इसलिए इसीलिए आपको कागज़ थोड़ा गंदा दिख सकता है। आप ये लिख के दीवार पे चिपका सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला, मोलरता, मोललता, अमोलेंस। आप देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और पिछले वर्षों में कितनी बार आ चुका है। 2015, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 और 25 में भी आया है। जो अगर आप समझ लीजिए, जो 24 में आया है वो 25 में भी आया है। इसलिए ये आप उसके सामने उसके वर्ष भी लिखे हैं कि ये किस वर्ष में आ चुके हैं। इसलिए आपको ये पता करने में आसानी होगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसको भी लिख लीजिएगा। मैं आगे से ये सन नहीं बोलूँगा किस वर्षों में आया है। आप देख सकते हैं, देख देख सकेंगे कि कितने वर्षों में आया है। मैं सिर्फ टॉपिक्स बोलूँगा, आपको इसको भी नोट करते हुए चलना है। दूसरा है राउल्ट का नियम और उसकी सीमाएँ। राउल्ट का नियम और उसकी सीमाएँ भी इम्पोर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं कितने वर्षों में आया है। तीसरा है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद कर सकते हैं। वो आप उस टॉपिक्स को ज़्यादा याद कीजिए जो ज़्यादा बार आए हैं। बाकी अगर आपको वो तैयार हो जाए तो उससे कम इम्पोर्टेंट वाले तैयार करते जाइए। चौथा है परासरण दाब। परासरण दाब भी इम्पोर्टेंट है। पाँचवा है परासरण तथा विसरण में अंतर। परासरण तथा विसरण में अंतर याद कर सकते हैं। और क्वथनांक पे उन्नयन। क्वथनांक पे उन्नयन आपको याद करना है, और उसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। क्वथनांक में उन्नयन के, इसलिए आपको ये दोनों को भी तैयार कर लेना है। हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन भी आता है और उसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसलिए आपको इनको भी तैयार करना है। और आठवां है मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक एक डेफिनेशन है, इसलिए आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। वो भी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। नवा है मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। 10वां है मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक ये इम्पोर्टेंट है। अब हम चलिए देखते हैं 11वां। 11वां है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल भी आप चाहो तो याद कर सकते हैं, वरना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि पिछले वर्षों में कितनी बार आ चुका है। और 13वां है मोलर मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसको भी तैयार कर लेना है। 14वां है कोलर हाउस का नियम। 14वां है कोलर हाउस का नियम। कोलर हाउस का नियम भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 15 है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड। ये तीनों हैं, और तीनों में से हर साल आप देख सकते हैं 1, 2, 3, ये तीनों में से हर साल एक ना एक आपके पेपर में ज़रूर पूछी जाती है। 16वां है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके लक्षण, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसके लक्षण भी हर साल पूछे जाते हैं। और 17वां देख लेते हैं नैनष्ट समीकरण। नैनष्ट समीकरण भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि पिछले वर्षों में कितनी बार आ चुका है। 18वां है सेल नियतांक। सेल कांस्टेंट भी पिछले वर्षों में देख सकते हैं कितनी बार आ चुका है। 19वां है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर भी इसे बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो उसको भी याद कर सकते हैं। और 20वां है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, जिसको अभिक्रिया का वेग नियम भी बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करने के बाद जो ज़्यादा बार आए उसको सबसे पहले याद करना है, और जो कम बार आए उसको उसके बाद में याद करना है। 21वां है आणविकता तथा कोटि में अंतर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी हर साल आता है।
रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता तथा ताप और उत्प्रेरक का प्रभाव। रासायनिक अभिक्रिया का वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का प्रभाव। चाहे दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का प्रभाव, इन सब में से कोई ना कोई हर साल एक ना एक पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये भी याद करना है। तीसरा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, इन दोनों में से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, वो भी 5 नंबर का, इसलिए आपको इसको भी ध्यान रख लेना है। 25वां है संक्रमण तत्व की परिभाषा और उसके लक्षण। संक्रमण तत्व की परिभाषा और लक्षण ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में इस साल जरूर ही आएगा, इसलिए आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बार आया है। उसके बाद ये लिखा है 26वां है अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व भी इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो इसको भी याद कर सकते हैं। लेंथेनाइट, लेंथेनाइट आकुंचन, लेंथेनाइट और लेंथेनाइट आकुंचन भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक्टेनाइट आकुंचन, इन दोनों में से एक ना एक हमेशा आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आपको इसको भी तैयार कर लेना है। 29वां है सह संयोजक यौगिक, संकुल यौगिक और संकर यौगिक, इन तीनों में से हर साल एक ना एक जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, बट ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से नहीं आया है। और 30वां है बर्नर सिद्धांत। बर्नर सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि पिछले वर्षों में कितनी बार आया है, और अगर जिस वर्षों में 24 लिखा है, इस वर्षों में 25 भी लिखा है, आप जरूर मान सकते हैं ये 25 भी होगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लीज़ आप इस पेज की क्वालिटी पे मत जाइएगा, इसमें जो लिखा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 31वां देखते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 32वां है संयोजकता अबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, और ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि पिछले वर्षों में कितनी बार आ चुका है। 33वां है उपसह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उपसह संयोजक वाले चैप्टर से आईयूपीएसी नामकरण, उपसह संयोजक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण हमेशा पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको उसको भी ध्यान रख लेना है। 34वां है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि भी इम्पोर्टेंट है, पर ये पिछले 2-3 वर्षों में नहीं आई है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार कर लीजिएगा। 35वां है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि पिछले वर्षों में कितनी बार आ चुका है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अल्कोहल किसे कहते हैं? अल्कोहल एक डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अल्कोहल किसे कहते हैं। ये 1-2 नंबर में पूछ लिया गया है कि अल्कोहल की परिभाषा क्या है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल किसे कहते हैं, 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। अगला है इथाइल अल्कोहल बनाने की विधि, गुण और उपयोग। इथाइल अल्कोहल बनाने की विधि, गुण और उपयोग भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि पिछले वर्षों में कितनी बार पूछा गया है। और 39वां है डाई इथाइल ईथर बनाने की विधि, गुण, उपयोग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी बनाने की प्रयोगशाला विधि और बनाने की विधि है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। 40वां देखते हैं फिनॉल फिनॉल बनाने की विधि। अब फिनॉल बनाने की विधि पिछले 2-3 वर्षों से नहीं आई है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार कर लीजिएगा। 41वां है एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, औषधिक विधि, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और 42वां है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी रिएक्शन तो सारे इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको इसको तैयार कर लेना है। 43वां है कीटोन बनाने की विधि। कीटोन बनाने की विधि भी उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 44वां है कार्बोलिक अम्ल बनाने की विधि, ये भी इम्पोर्टेंट है, पर ये 2-3 वर्षों से नहीं आई है, जैसे 24 में नहीं आई थी, 25 में नहीं आई है, इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी पर इम्पोर्टेंट है। हाँ, 45वां देखते हैं
फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि भी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं टॉलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, ये परीक्षण होता है, इसलिए आपको इसको भी ज़रूर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं पिछले वर्षों में कितनी बार आ चुकी है। 47वां फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि, एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि भी 24 में आई है, इसलिए आपको इन दोनों को भी तैयार कर लेना है। 49वां है एसीटोन बनाने की विधि, एसीटोन बनाने की विधि भी 24 में नहीं आई है, पर ये इम्पोर्टेंट है, अब इसको भी तैयार करना चाहिए आपको। 50वां है एमीन, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं पिछले वर्षों में कितनी बार आ चुकी है। और 51वां है ये प्राथमिक अमीन बनाने की विधि, प्राथमिक अमीन बनाने की विधि भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोराइड बनाने की विधि, गुण उपयोग, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोराइड बनाने की विधि, गुण और उपयोग भी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसको भी पढ़ सकते हैं। अब अगला देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको भी तैयार करना चाहिए। 54वां है ग्लूकोज बनाने की विधि, संरचना सूत्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं पिछले वर्षों में कितनी बार आ चुका है। 55वां है प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक व द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। 56 है प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण भी इम्पोर्टेंट है, ये एक डेफिनेशन है, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि तो 3 से 5 नंबर में पूछ ली जाती है। 57 है न्यूक्लिक अम्ल के कार्य, न्यूक्लिक अम्ल के कार्य भी पूछ लिए जाते हैं आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। 58 डीएनए तथा आरएनए में अंतर, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये 2025 में भी आया है, क्योंकि ये 2025 में भी आ चुका है, इसलिए आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है, डीएनए और आरएनए, इसलिए आपको इसको भी तैयार करना है। 59 है लिपिड, लिपिड क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कार्य क्या है, ये भी 2024 में आ चुका है और पिछले वर्षों में भी आ चुका है, इसलिए आपको इसको भी तैयार करना है। 60 है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर, ये 2025 में भी आया है, ये मेरे ही एग्ज़ाम में आ चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको इसको भी तैयार कर लेना है, 2025 में आया था। और लास्ट है प्रोटीन का मुख्य स्रोत, प्रोटीन का मुख्य स्रोत, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप देख सकते हैं पिछले वर्षों में कितनी बार आ चुका है। अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए इसका डिटेल सॉल्यूशन की वीडियो लाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी और ये ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, तब तक के लिए जय हिंद।